राजेश जी, जो ये चर्चा चल रही है, बात चल रही है कि राहुल गांधी को अब राजनीति करना चाहिए। सामाजिक मुद्दे हो गए, सामाजिक चेतना हो गई, भारत जोड़ो यात्रा हो गई, लेकिन अगर राजनीति नहीं करेंगे, जैसे डॉक्टर सुलीरम ने कहा कि अगर एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं बनाएंगे तो ब्रांड मोदी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। क्या लग रहा है, ब्रांड, पहला सवाल, क्या ब्रांड मोदी का मुकाबला किया जा सकता है? दूसरा, अगर किया जा सकता है तो क्या राहुल उसके लिए सक्षम है? देखिए, धन्यवाद संजय जी। एक तो मैं आपको पहले ये स्पष्ट कर दूं कि भारतीय लोकतंत्र में मुझे आस्था है, और मेरा लोकतंत्र वो लोकतंत्र है जो व्यक्तिपरक नहीं है। तो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना एक बात है, और भारतीय राजनीति के भविष्य की बात करना दूसरी बात है। भारतीय राजनीति का भविष्य उन हाथों में होगा जिनको चुनाव के बाद इस देश की जनता चाहेगी। वो कांग्रेस होती है, वो भारतीय जनता पार्टी होती है, वो प्रतिपक्षी दलों की एकता होती है, या कौन सी ताकत ऐसी होती है जिसके पास बहुमत से अपने वो नेता का चुनाव करती है और उनका समर्थन होता है। दूसरी बात, इसके बाद भी अगर आपको इसलिए कि दोनों शिखर पुरुषों की तुलना करनी है या उनके बारे में बात करनी है, तो यकीनन आपको फिर व्यक्तित्वों में सार्वजनिक हित के मसले के नजर से देखना पड़ेगा, राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर देखना पड़ेगा, और हमको ये देखना पड़ेगा कि इस देश की सेवा करने में कौन सक्षम है। तो अगर मैं बात करता हूं कि देखिए, जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी कुछ महीने पहले, तब ये देश काफी दूर था चुनावों से, और तब से आज तक एक वर्ग ऐसा है जो मानता है कि ये दरअसल ये जो यात्रा है वो चुनावी यात्रा नहीं है, सियासी यात्रा नहीं है। क्योंकि उस समय हमने देखा था कि लगातार कुछ वर्षों से इस देश में जो सांप्रदायिक विद्वेष की भावना भड़काई जा रही है, जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच में एक नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, लगातार हेट स्पीच, और उसके चलते उसको एक वोट बैंक कबाड़ने का, बटोरने का एक जरिया बनाया जा रहा है। ऐसी सूरत में जो बाकी सियासी पार्टियों को करना चाहिए था, वो उन्होंने तो नहीं किया। लेकिन जब एक नेता उनका, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अगर वो भारत जोड़ने के लिए निकलता है, तो उस पर हम अनावश्यक सवाल खड़े करते हैं। देखिए, मैं बार फिर दोहराऊंगा कि चुनाव अभी दूर है। सवाल यह है कि क्या भारत जोड़ने की बात करना कोई अपराध तो है नहीं। चंद्रशेखर ने भी जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के कई वर्षों के बाद अपनी यात्रा की थी। सुनील दत्त ने भी यात्राएं की थी, और भी कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने यात्राएं की हैं। लेकिन इस यात्रा में हम जानते हैं कि कांग्रेस का कोई वोट बैंक बढ़ाना पहला फर्स्ट प्रायोरिटी निश्चित रूप से राहुल गांधी की नहीं थी। दूसरी चीज, एक आ, जितना मैं थोड़ा बहुत, जो मेरा संपर्क है या जो थोड़ा बहुत मैं एक पत्रकार होने के नाते जितना समझा हूं, मैं कह सकता हूं कि मिजाज से राहुल गांधी अपने पिता की तरह है। राजीव गांधी भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, उनको राजनीति में आना पड़ा, वो लाए गए। राहुल आए, तो अगर आप दोनों का अपने पिता के साथ उनका तुलना करें, तो राजनीतिक सफर अगर देखें, तो राहुल का जो राजनीतिक अनुभव है अपने पिता से कई गुना अधिक है। लेकिन फिर भी, मतलब करीब करीब 20 वर्षों के अनुभव के बाद भी, वो गैर राजनीतिक बात करता है, चुनाव की बात नहीं करता है, जीतने की बात नहीं करता। क्योंकि इस देश के माहौल को इस वक्त क्या चाहिए? इस देश को दरअसल ईमानदारी से सांप्रदायिक सद्भाव चाहिए, वही भाईचारा चाहिए, वही इस देश के आम आदमी की तरक्की चाहिए। ये देश दुनिया का सबसे तेज गति से एक एक नौजवान देश है। यहाँ पर संसार के सभी देशों की तुलना में नौजवान ज्यादा हैं।
तो एक नौजवान खून का प्रतिनिधित्व चाहिए। तो अगर वो नौजवानों की बात करता है, क्योंकि वो मिजाज से राजनीतिक नहीं है, तो हम उसको जबरदस्ती उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देख सकते। देखिए, गौतम बुद्ध कौन थे? राजकुमार थे ना। राजकुमार थे और राजकुमार बने रहते तो वो अपने पिता की राजपाट संभालते, गद्दी संभालते। लेकिन वो उस राजकुमार जो राजा बनता उससे कई गुना बड़े बन गए। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं दोनों के बीच की, कोई तुलना नहीं है। तो कुछ लोग मिजाज से ऐसे होते हैं। गांधी क्या थे? गांधी के आगे कितनी सत्ताएं कुर्बान थी। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सब उनके सामने बौने थे, लेकिन गांधी उन सबसे बड़े थे। विनोबा भावे क्या थे? वो भी यही ऐसी बात थी। जयप्रकाश नारायण क्या थे? जयप्रकाश नारायण के सामने क्या आप बताइए, क्या कैसे अवसर आए, कितने अवसर आए जब वो चाहते जो चाहते वो कर सकते थे, नहीं किया उन्होंने। तो हम आज की दुर्भाग्य से राजनीति ऐसी हो गई है कि अगर कोई राजनीति से ऊपर उठ के अलग हट के कुछ काम करना चाहता है तो हम शायद उस पर कुछ सवाल उठाने में चूकते नहीं हैं। अभी बात हो रही थी 1900 की कांग्रेस पार्टी की मदद करते तो ज्यादा बेहतर होता। मैं ये कहता हूं कि देखिए, वोट प्रतिशत की बात करना, 1977 में कितनी सीटें आई थी जनता पार्टी की, एक बार याद कर लीजिए। और 3 साल के बाद उसी जनता पार्टी की कितनी सीटें थी? तो आज 53 सीटें हैं या उनकी 303 सीटें हैं, इस बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। ये देश तब फैसला करता है जब उसको ये यकीन हो जाता है कि उसके जो उसने जिस व्यवस्था को, जिस पार्टी को, जिस सरकार को, जिस राजनेता को इस देश की समस्याएं हल करने के लिए वोट दिया है, वो उनके लिए काम नहीं कर रहा है। आज अभी भाई सुनीलम जिस साक्षात्कार की बात कर रहे थे राहुल गांधी की, मैंने भी वो थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब आज की तारीख में अगर मैं कहूं कि इस देश की जो सबसे बड़ी जरूरत क्या है, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सामने इस देश के मतदाताओं के को सिर झुकाने की बात करने लगे हैं और उससे शिकायत भी करते हैं, हम नाराज रहते हैं कि इस देश की जो आबादी है क्या वास्तव में पढ़ी लिखी है जब वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आगे सिर झुकाती है। फर्जी सूचनाएं, फेक न्यूज, हेट स्पीच, अगर एक औसत मतदाता उनमें फर्क नहीं कर सकता तो इसका अर्थ यह है कि इस देश के बुनियादी शिक्षा तंत्र में खराबी है। और आज के उस साक्षात्कार में सबसे पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यही बात की है कि वो शिक्षा तंत्र के आमूल चूल बदलाव के पक्ष में है। देखिए कितने गंभीर नब्ज पे हाथ रखा है। दूसरी बात, हमने 7-8 वर्षों में आज हम क्या क्यों आलोचना करते हैं कि ये देश बेच दिया गया है, संस्थाओं को बेच दिया गया है, बड़े 2-3 पूंजीपतियों के हवाले कर दिया गया है। ऐसे में दूसरी बात, वो अपनी सेकंड प्रायोरिटी क्या करता है? वो कहता है कि छोटे व्यापारियों को मदद करेगा। छोटे व्यापारियों से मतलब ये है कि जो मझोले और छोटे कारोबार को मजबूत बनाएगा, जिनको नोटबंदी ने निशाना बनाया है और नोटबंदी के बाद जो लाखों करोड़ रुपए हमारी अर्थव्यवस्था को झटका लगा है, लोग बेरोजगार हुए हैं। अगर दूसरे नंबर पर देखिए, उसकी प्रायोरिटी एकदम साफ है कि पहला शिक्षा तंत्र जो अफवाहों पे भरोसा करता है, जो हेट स्पीच पर भरोसा करता है, जो इतिहास को, तथ्यों को विकृत तौर पे जो नेहरू जी के बारे में या और भी अन्य गांधी जी के बारे में या जो भी लोगों के बारे में बोला जाता है, उनके बारे में बड़ी आसानी से बहस करने लगता है। तो इसका अर्थ यह है कि वो आमूलचूल खराबी है। दूसरा, वो व्यापारियों के बारे में बात करता है। तीसरा, वो किसान मजदूर की बात करता है। भारत के इतिहास में आजादी के बाद कितना बड़ा किसान आंदोलन हुआ है, अभी हमने देखा पिछले दिनों, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ ये। इसका अर्थ यह है कि अभी भी किसानों की बेहतरी वो नहीं हो रही है जो होनी चाहिए। तो तीसरा मसला वो किसानों का रखता है, मजदूरों का रखता है, बेरोजगार, चूंकि नौजवान देश है इसलिए वो मसला बेरोजगारों पर का रखता है। तो यानी प्रायोरिटीज में कहीं उसके कोई भ्रम नहीं है। उसकी प्राथमिकताओं की सूची में जो आना चाहिए वही है, और अगर ये 4-5 भला कोई भी कर दे, आप देखिएगा इस देश का भला हो जाएगा, इस देश बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरी चीज ये है
कि एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ये बात अक्सर होती है कि अभी उनके खाते में कुछ नहीं है, अभी क्या है, प्रधानमंत्री बन सकते थे, बने नहीं। पूर्व राष्ट्रीय बनने के अध्यक्ष हैं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, बनने के बाद जो चुनाव हुए थे, तो आप बताइए, पहले चुनाव हुए थे तो सत्ता गई थी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की, नहीं गई थी? आप बताइए ना। गई थी, राजस्थान बिल्कुल। की सत्ता गई थी, छत्तीसगढ़ की सत्ता गई थी, मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश की सत्ता गई थी। उपचुनाव में 70% फैसले किसके पक्ष में गए थे? भारतीय हाँ, जनता पार्टी के खिलाफ गए थे। आपके राज्य में जो मजबूत मुख्यमंत्री हैं, जब उन्हीं के इलाके में उपचुनाव हुआ था, उन्हीं की सीट पर उपचुनाव हुआ था, और उप मुख्यमंत्री जो थे आपके उसी पार्टी के, दोनों हारे थे कि नहीं हारे थे? हारे थे, बिल्कुल हारे थे। हारे थे ना। तो इसका मतलब ये है कि वो एकदम, आप हम लोग जिस एक एक झटके में उसको नकारा साबित कर देते हैं, वो तो कम से कम नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उसका मिजाज सियासी नहीं है और वो शायद प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हो। आप ठीक कह रहे थे अभी, राकेश जी ने, सुशील भाई ने कहा था कि अगर मनमोहन सिंह चाहते, मनमोहन हाँ, सिंह के टाइम पे उनके लिए खुला प्रस्ताव था, निमंत्रण था, लेकिन शायद मुझे लगता है कि हर देश काल की परिस्थितियां होती हैं। जो माहौल उस समय था, उस समय गांधी परिवार को लेके एक अजीब सा एक खिंचाव लोगों के मन में था, और अगर उस वक्त वो आते, मैं कोई उनके प्रवक्ता के रूप में नहीं हूं, लेकिन मैं इस देश की जनता के मूड को पढ़ रहा हूं, तो मैं ये पाता हूं कि वो 2012-13 में ये कहा था कि देखो फिर एक गांधी आ गया, फिर परिवार ठीक। का आदमी आ गया, ये परिवार बिना सत्ता के रह नहीं सकता। तो भाई साहब, 5 वर्ष नरसिंह राव के आप देख लीजिए, नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री को देख लीजिए, आप उसके बाद 10 साल मनमोहन सिंह के देख लीजिए। तो आखिर को, और लोकतंत्र में कोई दल अनंत काल तक सत्ता में नहीं रह सकता, और क्यों हाँ, रहना चाहिए? लोकतंत्र में सत्ताओं की अदला बदली होनी चाहिए। मैं तो यहां तक पक्ष में हूं, और हम लोग अपने चुनाव के विश्लेषणों में ये बात करते रहे हैं कि राजस्थान है, हिमाचल है, क्यों इतना अच्छा करते हैं कि हर चुनाव में सरकार बदल देते हैं? क्यों? क्योंकि सत्ता राजरोग नहीं लगते। तो हाँ, अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि ये देखिए, अभी बहुत जल्दी है, इट्स टू अर्ली टू से। यात्रा होने दीजिए, चुनाव आने दीजिए। अभी प्रतिपक्षी एकता तो होने वाली है नहीं, ये आप लिख के ले लीजिए। जो कांग्रेस के साथ दल हैं वही रहेंगे, संयुक्त यूनिटी होगी। कोई यूपीए नाम का अस्तित्व में आएगा मोर्चा, तो वो चुनाव के बाद आएगा, पहले बिल्कुल नहीं आएगा। कुछ सिद्धांत के आधार पर कुछ थोड़ा बहुत वैचारिक गठबंधन कुछ हो जाए तो हो जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ने वाली है। शरद पवार हो गए, डीएमके हो गए, या एक आध पार्टी और लड़ेगी, बाकी सब अपनी अपनी लड़ाई लड़े। जी।